अजीत झा साहब के पास आ रहा हूँ। अजीत झा साहब लंबे समय तक टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे के एडिटोरियल के दायित्व निभाते रहे हैं। देश को समझा है और मैं अजीत झा साहब, मैं आपके पास आने से पहले थोड़ा एक चीज़ आप उसको ठीक कर दीजिएगा। जैसे मैं अमर्त्य सेन का जो जनरल समझता हूँ, वो थोड़ा मिडल पाथ वाले हैं। जैसे वो उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को कहते हैं कि इट क्रिएट्स वेल्थ, बट एट द कॉस्ट ऑफ सिविल लिबर्टीज़। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि प्रोटेक्ट सिविल लिबर्टीज़ एट द एक्सपेंस ऑफ डेवलपमेंट। वो थोड़ा बीच का रास्ता अपनाते हैं कि भाई पूरा मार्केट के कब्जे में भी ना हो जाए, सिविल लिबर्टीज का भी, मतलब दोनों हैंड इन हैंड वो बीच की बात करते हैं। उन्होंने जो एक बात कही उस भाषण का जो उनका अंतिम वो था, इंडिया कैन नॉट बी अ कंट्री ऑफ हिंदूज ओनली, अगेन मुस्लिम अलोन कैन नॉट मेक इंडिया, एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर। ये कोई नई चीज नहीं कही थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो उम्र के इस पड़ाव पे है, जिसको देश प्रेम है, अगर वो कह रहे हैं डॉक्टर अजीत, आपसे मैं इस पे, क्योंकि अमर्त्य सेन की ये वार्निंग हम सब लोगों के लिए चिंता की बात, आपसे एक इस पे पहली टिप्पणी दें। आनंद जी, यदि आप मुझे पहला स्पीकर बनाते तो मैं भी शायद डॉक्टर राकेश या डॉक्टर अरविंदर अंसारी के तरह वही पोजीशन लेता जो बाकी प्रीवियस 4 स्पीकर्स ने लिया है, पॉलिटिकली करेक्ट पोजीशन। पर तब ये है कि डिबेट तब आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऑल ऑफ अस विल टेक द सेम पोजीशन। और ये तो सही बात है कि अमर्त्य सेन इज probably one of the best economists the world produced, and जैसे सतीश झा ने कहा, लैमोंट चेयर होल्ड करते थे फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स में हार्वर्ड में। जब ऑक्सफोर्ड में थे तो पीटर ड्रमंड चेयर होल्ड करते थे इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। कैम्ब्रिज में थे तो प्रोफेसर थे डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो उनका जो ब्रेथ है, उनका जो इंटेग्रिटी है, उस पर तो कोई चैलेंज नहीं है। और unlike the other 4 previous speakers, let me admit, मेरे वो टीचर रह चुके हैं। I was a student, वो क्लास लेते थे फ्रेटर्निटी पे रोनाल्ड द्वारकिन और डेरेक पारफिट के साथ, और मैं पूरा सेमेस्टर उनका स्टूडेंट रहा हूं। तो he is absolutely, मतलब a person, what he has said, I don't have disagreement with that. I don't have disagreement with his integrity. कहां पर डिसएग्रीमेंट है विद ऑल द प्रीवियस स्पीकर्स एंड विद अमर्त्य सेन, और ये मैं सिर्फ डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आई फर्मली बिलीव, आई थिंक दैट इंडिया इज टू डाइवर्स डेमोक्रेसी टू कोलैप्स एवर। आई डोंट थिंक इंडिया कोलैप्स के वर्ज पे आज है, ना इमरजेंसी के टाइम में था, ना पार्टीशन के टाइम में था जब दोनों तरफ मिलियंस मरे। उसका कारण ये है कि आई बिलीव व्हाट सस्टेन्स इंडिया इज इट्स डाइवर्सिटी। और ये सही बात है कि पॉलिटिक्स ऑफ ऑल काइंड रेटरिक यूज करता है अपने वोट बढ़ाने के लिए। और इस मामले में वो एनडीए का गवर्नमेंट हो आज या प्रीवियसली कांग्रेस गवर्नमेंट जिन्होंने इमरजेंसी लाया, उस समय भी कम्युनल राइट्स होता था, आज भी कम्युनल किलिंग्स हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि there is a political polarization आज भारत में probably one of the highest है। और उसका कारण ऐसा नहीं है कि कंट्री कोलैप्स पे है, उसका कारण ये है कि दिस इज अ न्यू इंडिया that the BJP has created. This is a new India which is outside the idea of India. आइडिया ऑफ इंडिया जो सुनील खिलनानी जिसके बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में अमर्त्य सेन बात करते हैं, जिसका फैब्रिक सेकुलरिज्म पे बेस्ड है, उससे ये इंडिया आज अलग है। ये हम सब लोग जानते हैं। नाउ व्हाट इज द एनिग्मा? सपोज वी एग्री दैट दिस इज अ हिंदुत्व इंडिया, ये इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया से बहुत ही अलग है। एनिग्मा ये है कि पिछले 8 साल में डिस्पाइट इट्स वीकनेसेस, दिस इंडिया, the leadership of this India has proved to be more and more popular. अब इसका आंसर जो है, इजी आंसर है कि भाई अब तो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स करते हैं, कम्युनल डिवाइड करते हैं, therefore you are popular. I would not agree. That cannot be the only reason कि इंडिया
or Modi leadership is so popular. Obviously, there is a deeper question there, which we liberals have refused to accept. Yeah, we liberals do a wonderful job when we criticize the Modi government on majoritarianism, on excluding the Muslims, yes. But we do not see the paradoxes of that prime minister, that same prime minister who has chosen a tribal leader as presidential candidate, a woman to boot from Odisha's backward district for the first time in the history of India. नाउ द थिंग इस पैराडॉक्स पे जब तक हम लिबरल एक पोजीशन नहीं लेंगे, हम उसको भी अपने कोलैप्स थियरी में ही डाल देंगे, तब तक जो है आई डोंट थिंक वी आर हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द पोलराइजेशन ऑफ इंडिया. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वी लिबरल इंटेलेक्चुअल्स आर responsible for the polarization of India. Of course the polarization is because of दो खेमा है यहाँ पे. One khema is what we quote unquote call majoritarianism. Sometimes people on the left call it a fascist tendency. I think that is an exaggeration. Why? Because fascism का यदि इतिहास किसी ने भी पढ़ा है 1930s, Germany 40s या Italy, so it was not what is happening in India today. Fascist Germany or Italy was not a democracy. There we had a hecatomb, millions मारे जाते थे. आज भारत में millions मारे नहीं जा रहे हैं concentration camp में. तो ये जो use of word होता है ना, ये बड़ा important है. We should not exaggerate the problem of the country. Yes, I admit that there has been serious problems not only in the last 10 days, starting from Nupur Sharma and what happened in Udaipur, but even before that. For example, the farmers movement, 13 mahina farmers movement chala, and finally the NDA government had to withdraw. Now fascist governments don't withdraw. Fascist governments probably would have ordered a firing on the farmers. So my point here is I'm not defending the NDA government. I am saying that when we are assessing, we liberals, when we assess the situation in the country, we should not exaggerate it by comparing it, let's say, for example, to Germany या Italy, या हम कहेंगे सतीश जी ने sort of example दिया, exactly बोला नहीं, but to some extent there was a comparison with Trump. Trump within 4 years उनका popularity rock bottom hit किया. मोदी जी का पॉपुलैरिटी आज उतना ही है देश में जितना 2014 में था. ये हम सारे लिबरल्स के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको हम डिसमिस कर दें कि ये सिर्फ हिंदुत्व का लॉजिक है, कम्युनल लॉजिक है, बिकॉज ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट का है. इसको यदि हम इस तरह से डिसमिस कर दें तो वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट. वी आर नॉट डीपली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस न्यू गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स, where it makes a mistake and where it is doing the right thing. For example, dynastic democracy is something we must shun. We liberals must shun. इंग्लैंड और अमेरिका में डायनेस्टिक डेमोक्रेसी नहीं होता है. हम जब एसेस करते हैं या तो शिवसेना को हम लिबरल्स या कांग्रेस को या मेनी अदर पॉलिटिकल पार्टीज, फॉर एग्जांपल आरजेडी हो, समाजवादी हो, हम भूल जाते हैं उस बात को. Now, the BJP makes that a poll plank and that gives them popularity. So, my point is, Amartya Sen, उन्होंने जो कहा है, of course I don't disagree. Of course, India should be based on unity of Hindus and Muslims. No doubt about that. India is based on tolerance. आज ही नहीं, जब से modern India बना, in fact, उसके पहले भी, in the history of India, India is known for its tolerance towards foreigners, its tolerance towards people who came from abroad. For let's say recorded history है 2000 साल का, हमने देखा है we have faced a lot of challenges and we are facing a lot of challenges today. But मैं ये कहूँगा कि जो strength of India है वो है its unity among diversity, जो नेहरू कहते थे. और आज भी हम उतने ही यूनाइटेड हैं जितना पास्ट में थे, except the challenge of polarization. And therefore, I agree with what Amartya Sen said, but I disagree with उनका जो comment है कि India is on the verge of collapse.
आई डू नॉट थिंक, मैं इमरजेंसी में स्कूल में ही था, पर मैं उस पर काम किया, जाके बाद में थीसिस लिखा। सारा ऑपोजिशन लीडर्स before the emergency was put inside jail. Today that is not the situation. Now, was India at the point of collapse then? I don't know. If it had collapsed, we wouldn't have lived, almost half a century after. So my point is, let's not exaggerate the problem, which we liberals have done at times. We should try to put it in perspective. Of course, Amartya Sen ne ye kaha, perhaps we usually exaggerate our position on various issues. Jaise take the case of economics. Today's India's growth rate is World Bank का जो latest June का आया है, just one line, 8.7 से revision हुआ है to 7% or 7.1%. Obviously, India is not doing very well compared to its past, for example. But given the fact that the global growth rate is 2.2%, India is doing much better. तो मैं ये कह रहा हूँ, डिबेट को थोड़ा पर्सपेक्टिव पे रखा जाए, both socially and economically. I agree with Amartya Sen. I disagree with his verge of collapse thesis. मैं अजीत झा साहब के पास आ रहा हूँ। समय थोड़ा कम है, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में रखेंगे अपने जवाब, क्योंकि अब थोड़ा समय। अजीत झा साहब, मैं भी उतना ही विनम्रता से जवाब दे रहा हूं। आप शायद मुझसे थोड़े यंगर हैं। मैं इमरजेंसी पे काम किया, 100 काउंट है, 100 स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसॉल्व्ड बाय इंदिरा गांधी इन द पास्ट। उसे आप भूल जाते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक, नंबर 1। सारे ऑपोजिशन लीडर्स इन द कंट्री फ्रॉम सीपीएम टू द बीजेपी, ऑल वर अरेस्टेड एक्सेप्ट सीपीआई। आप उसको भूल जाते हैं। नक्सलाइट मूवमेंट, सिद्धार्थ शंकर रे एज चीफ मिनिस्टर ने बंदूक के नली पर उसको रिप्रेस किया, उसे आप भूल जाते हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन काउंटिंग। 1968 में आप पॉल ब्रास की किताब पढ़िए, जो बिहार पर है। उन्होंने अमर्त्य सेन के साथ डिबेट किया, इंडिया फेसेस अ फैमिन। अमर्त्य सेन डिसएग्री किए कि नहीं, 42 के बाद नहीं हुआ। देयर वाज अ रेजिंग डिबेट इन द कंट्री। 1968 में very well known political economist from England wrote explosion in the subcontinent. ये सारा हम भूल जाते हैं। शायद आप मैं भी स्कूल में ही था, but I have researched this area. हम उनका कर रहे हैं। देखिए, मैंने तो खुद भी यूज किया टर्म मेजॉरिटेरियन। मैंने कहा कि बीजेपी की एचएलएस हील है एंटी मुस्लिम। मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, व्हाट इज द मिस्टेक मेड बाय लिबरल्स लाइक अस। हम करते क्या हैं, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन डिबेट को हम आगे बढ़ाते जाते हैं। एक तरफ हम लेफ्ट विंग रेटरिक ले लेते हैं, ये फासिस्ट सरकार है। अब जैसे ही कहिएगा कोई गवर्नमेंट को कि आप फासिस्ट हैं, तो टेक्निकली वो इलेजिटिमेट अटैक हो गया ना। फासिज्म इज नॉन डेमोक्रेसी। आप जब ये कहेंगे तो ये पोलराइजेशन बढ़ेगा। जैसे कि अमेरिका में ही सतीश जी ने पॉइंट आउट किया कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रेटरिक था और ट्रंप का रेटरिक, दैट वाज नॉट हेल्पिंग अमेरिका। इनफैक्ट जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने शुरू में फर्स्ट 2 इयर्स एक भी केस अगेंस्ट ट्रंप फॉलो नहीं किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, संक्षेप, इतने सारे अटैक्स है तो सब लोग मुझको छोड़ के ऑल ऑफ यू आर टेकिंग द सेम लाइन। ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, नरेंद्र मोदी 2024 में भी जीतेंगे। यदि हम यही पोजीशन लेते रहे तो ये पोलराइजेशन तो एंड नहीं करेगा ना। इस पोलराइजेशन को एंड करने के लिए हमारी क्रिटिसिज्म लेजिटिमेट होना चाहिए। लेजिटिमेट होने के लिए वी मस्ट पॉइंट आउट दैट द एनडीए गवर्नमेंट इज मेकिंग वन मिस्टेक आफ्टर अनदर, बट एट द सेम टाइम जब वो कोई चीज पॉजिटिव करता है उसको भी हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो होगा क्या, ये पोलराइजेशन घटेगा नहीं। और मेरे अनुसार डेमोक्रेसी के लिए चाहे अमेरिका चाहे इंडिया, अमेरिका में भी मैं पढ़ा हूं, देखा हूं पोलराइजेशन। मैं लॉस एंजलिस में था जब ब्लैक रायट्स हुआ था, एलए में वर्स्ट रायट्स इन द हिस्ट्री ऑफ कैलिफोर्निया। मेरा यह कहना है कि जब समाज हिंदू मुसलमान या कास्ट के बेसिस पर या जेंडर के बेसिस पर टोटली डिवाइड हो जाए और हम लिबरल
अपना लीडरशिप भूल जाएं। हमारा काम है उस पोलराइजेशन को पाटना, खत्म करना, टू रिड्यूस इट, not to exaggerate it. We start becoming spokesmen of politicians. We must not. हमारा काम है to take a middle line. एरिस्टोटल कहते थे median path. अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स में वो लाइन हमेशा लिए. He was not for, he was for free trade, but he was for development.